हम लोग जब अपनी किसी भी भाषण का शुरुआत करते हैं तो पहले हम अपने महापुरुषों को नमन करते हैं। उसी श्रृंखला में करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध, विश्व विभूति बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक साहूजी महाराज, सुदूर दक्षिण में बहुजनों और दलितों और मूल निवासियों की आवाज़ बुलंद करने वाले नारायणा गुरु और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार और 15वीं शताब्दी में संत गुरु रविदास, गुरु कबीर, गुरु चोखामेला और अनाम बहुत सारे गुरुओं को नमन करते हुए बुद्ध धम्म को विश्व में सबसे पहले फैलाने वाले अशोक, उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन सबको नमन करते हुए मातृशक्ति, पहली बहुजन महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, पहली महिला सेनानी उदा देवी पासी और पहली सेनानी बलिदानी झलकारी बाई कोरी और बाबा साहब को बल देने वाली रमाबाई, इन सबको नमन करते हुए साथियों, सुदूर पहाड़ों में मूल निवासियों की आवाज़ बुलंद करने वाले बिरसा मुंडा, इन सबको नमन करते हुए और आज हम जिनका जन्मदिन बना रहे हैं उसके सिलसिले में साथियों हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मैं अक्सर ये बात करता हूँ जब भी मैं किसी SC/ST ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जाता हूँ तो उनसे मैं कहता हूँ, देखो एक अधिवेशन का भाषण होता है, एक सेलिब्रेशन का भाषण होता है। आपको अधिवेशन वाला भाषण चाहिए या सेलिब्रेशन वाला? अक्सर मैंने ये देखा है कि सेलिब्रेशन करते करते लोग अधिवेशन वाला भाषण देने लगते हैं। अभी जैसा आपने बताया कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं कि मैंने कितनी मेहनत करी, मैंने कितना त्याग किया। मुझे लगता है अवसर होना चाहिए जिस पर वो बात बतानी चाहिए। अवसर जो है अगर उल्लास का है, आज सेलिब्रेशन का अवसर है, उल्लास का है, हमारी दर्द है, पीड़ा है, हमारी गुर्बत है, हमको मारा गया, कुचला गया, दबाया गया, वो सब हमारे साथ है। लेकिन एक दिन हम बाबा साहब को याद करते हुए क्या हंसी और उल्लास के साथ नहीं मना सकते? कोई ज़रूरी है उस दिन हम दर्द, पीड़ा और बच्चों को शिक्षा दें कि नहीं तुमको पढ़ना है, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तुम लोग शिक्षित नहीं हो रहे, बाबा साहब शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तुम लोग शिक्षित नहीं हो रहे हो, संगठित नहीं हो रहे, संघर्ष नहीं करें। 14 अप्रैल है और उस दिन भी अगर हम अधिवेशन वाली बात करेंगे तो लोग सचमुच बता रहे हैं कि नाराज से होते अंदर से। इसलिए मुझे ये लगता है कि हम लोग थोड़ा सा उल्लास, थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए सेलिब्रेशन के मूड में आए। कुछ लोग अभी तालियां मांग के थोड़ी ली जा सकती हैं, वक्त बात तो तब है कि ताली खुद बजे, तब तो बात है। अगर हमने मांग के ली तो फिर क्या ताली ली भाई? मुझे वो क्या बोलते हैं, इसमें रेडियो स्टेशन पर बुलाया गया कि आप बाबा साहब पे बात करने आइए, और उसने मुझसे यह कहा कि आपको कोई ऐसा फिल्मी गीत याद आता है जो बाबा साहब को रख करके आप उस फिल्मी गीत को गा सके? है तो बड़ा चैलेंजिंग था। हम लोग 1 घंटा बोलने वाले प्रोफेसर और वो किताब बोल रहे और उसने गाना पूछ लिया। अब बड़ा परेशान। लेकिन फिर मैंने कहा कि हार तो नहीं माननी, तो मैंने कहा देखिए ये है रोमांटिक सॉन्ग, और रोमांटिक सॉन्ग को हम रिवोल्यूशनरी सॉन्ग बना सकते हैं और गा सकते हैं बाबा साहब पर। तो बोले आप गा सकते हैं? मैंने कहा हाँ गा सकते हैं, ऐसा क्या है? तो मैंने गाना सुनाया, उससे शुरू करता हूँ अपनी बात। बाबा साहब को याद करिए और ये लाइन बस केवल 2 याद करिए।
पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। तो साथियों, ये बात हुई और अक्सर बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ी संकुचित दृष्टि से देखा गया। आज 21वीं शताब्दी में हम लोग गूगल पर हैं, हम लोग फेसबुक पर हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं, हम लोग जिसे कहना चाहिए ट्विटर पर भी है, अब तो वो हो गया एक्स हो गया, कहीं कहीं हैं। लेकिन आप अगर बाबा साहब अम्बेडकर को 21वीं सदी में समझना चाहते हैं तो आप कैसे समझेंगे, ये हमारा चैलेंज है। बाबा साहब को कहा गया कि बाबा साहब तो दलितों के मसीहा हैं, दलित लीडर हैं। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा नहीं भाई, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं। अब उसमें भी परेशानी हो गई कुछ लोगों को। आपको पता है अरुण शौरी ने पूरी किताब लिख दी कि नो, ही वॉज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डर, ही वॉज ए ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अभी आपको उसकी कहानी बताऊंगा कैसे ड्राफ्टमैन नहीं थे। लेकिन साथियों, हम लोगों ने करीब 10-15 साल पहले, चौहान साहब भी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने एक बात शुरू करी। आदर्श जी भी बैठे हुए हैं। सब लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने शुरू किया कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल और केवल दलित लीडर नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर केवल और केवल दलित लीडर नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर केवल और केवल संविधान निर्माता नहीं हैं, बाबा साहब राष्ट्र निर्माता हैं। यह बात हमें समझनी चाहिए। और अब तो बात और आगे निकल गई। मैं थोड़ा पेच आपको डाल दूं, अब तो बात आगे निकल गई। बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलित लीडर, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता या बाबा साहब उसके राष्ट्र निर्माता नहीं हैं। बाबा साहब अब विश्व विभूति हो गए हैं, ग्लोबल आइकन। ही इज नाउ ग्लोबल आइकन। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि बाबा साहब ग्लोबल आइकन कैसे हैं, यह तो बताइए। मैं कपोल कल्पित कथा नहीं कर रहा हूं, गूगल आपके पास है, आप शुरू कीजिए। बाबा साहब की मूर्ति कम से कम 9 विश्वविद्यालयों, विश्व के 9 विश्वविद्यालयों में लग गई है। और मूर्ति साथियों कोई मजाक के लिए नहीं लगाता है, और वो भी विश्व का विश्वविद्यालय। सबसे पहले आपको पता होगा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पर बाबा साहब ने पीएचडी किया था, वहां पर मूर्ति लगती है। गूगल करना है, करके देख लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में है या नहीं है। दूसरी, कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहां पर बाबा साहब ने पीएचडी की। इत्तेफाक से मैं वहां पढ़ा रहा था कोलंबिया विश्वविद्यालय में। जरा इंट्रोडक्शन ठीक से दिया कीजिए आदमी का, आप लोग को थोड़ा सा। हाँ भाई, हाँ कोलंबिया, हम भी भाई कोई कोलंबिया पढ़ा गया है। दलितों के अंदर कौन कोलंबिया पढ़ाने गया, बताइए। इतना तो बता ही सकते हैं कि हाँ भाई कोई दलित भी वहाँ जाके पढ़ा के आया। हाँ, ये तो यहाँ तो केवल मेरिट करते रहते, तो मेरिट हमारे पास भी है, देखिए। तो साथियों, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब पढ़ाने गया तो बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पर भी पहले से लगी हुई थी। 1991 में बाबा साहब की मूर्ति कोलंबिया विश्वविद्यालय में। उधर बगल में ही मैसेच्यूसेट्स आर्महर्स्ट यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी बाबा साहब की मूर्ति लग गई। उसके बगल में ही ब्राइंडिस यूनिवर्सिटी है, और वहां पर भी बाबा साहब की मूर्ति लग गई। वहां से बाबा साहब निकले और उसके बाद कनाडा आ गए। कनाडा में देखिए, सबसे पहली
यूनिवर्सिटी में जो लगी विश्वविद्यालय में, वो था साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। आप बच्चों लोग नाम लिखते रहो और गूगल करके देख लेना ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच्चा बोल रहा है ना। तो ये जो है साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में लग गई। उसके बाद बगल में टोरंटो यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की मूर्ति निकल गई। उसके बाद बाबा साहब वेस्ट से निकल करके ईस्ट में आ गए, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा यूनिवर्सिटी में लग गई बाबा साहब की यूनिवर्सिटी। बाबा साहब की यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में लग गई। उसके बाद बाबा साहब बाहर निकले, जापान आ गए। जापान में तो आदम का मूर्ति लग गई। और तो और साथियों, अभी वियतनाम में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की मूर्ति लगी और वहां के रेक्टर ने यह कहा है कि मैं पूरे वियतनाम में बाबा साहब की 10 मूर्ति लगाऊंगा। अब आप मुझे बताइए ये मूर्तियां क्यों लग रही हैं इसका, और वो भी विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में लग रही है। विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में लग गए। हमने जब पूछा उनसे कि आप लाइब्रेरी में क्यों मूर्ति लगा रहे हैं कोलंबिया में, तो उन्होंने कहा लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर स्टूडेंट्स कम एंड व्हेन दे विल सी द स्टैच्यू ऑफ बाबा साहब और बस्ट ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, भाई ये कौन है, और इसके बारे में फिर वो पढ़ेंगे जा करके। और तो और ये मूर्ति ही नहीं, बाबा साहब के वॉल्यूम्स वहां पर आ गए हैं। जितने बाबा साहब के लिखे हुए राइटिंग एंड स्पीचेस हैं वॉल्यूम, हमको तो जो है सुल्तान साहब ने पढ़वाया और अब सुल्तान साहब वहां पर पहुंच रही है किताब और वो पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, तो ये बाबा साहब को पढ़ने वाले क्या विश्व विभूति कहलाएंगे बाबा साहब की? नहीं कहलाएंगे। अगर उससे भी मन नहीं भरा तो आप देखिए, सबसे पहले कैलिफोर्निया का एक हिस्टोरियन है पैरी एंडरसन। पैरी एंडरसन आप लोग टाइप कीजिएगा, हिस्टोरियन है कैलिफोर्निया का। उसकी किताब है इंडियन आइडियोलॉजी। उसमें बाबा साहब के बारे में उसने जो लिखा है, आप मतलब कलम तोड़ दी जिसे कहते हैं। एज ए टीचर आई कैन अप्रिशिएट दैट बाबा साहब अंबेडकर के बारे में लिखा केवल एक भारतीय था जिसको यह पता था कि राष्ट्र का अगर बंटवारा होगा तो क्या किया जाएगा। उसके पहले ना कांग्रेस को पता था और न ही जिसे कहना चाहिए मुस्लिम लीग को उसकी समय पता था। और उसकी किताब जिन्ना भी पढ़ते थे और गांधी भी पढ़ते थे। दैट वाज पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। आप लोगों ने देखना चाहिए। वो पहला है जिसको मैंने। दूसरा एक अभी स्वास जो लंदन में है वो आया, उसने एक किताब लिखी है, कोसिमो ज़ेने नाम है। उसने किताब लिखी जिसमें इटली के एक समाज विज्ञानी हैं एंटोनियो ग्राम्शी, उनकी तुलना करी है बाबा साहब अंबेडकर से। अब आप मुझे बताइए कि ये लंदन वाला, ये अमेरिका वाला और तो फ्रांस वाला क्रिस्टोफर ज़ेफलट, उसको जरा देखिए। ही इज टेलिंग दैट बाबा साहब अंबेडकर शुड बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, पहला समाजशास्त्री होना चाहिए। वो लिख रहा है वहां से। उसके पहले आपको पता होगा एलेनोर ज़ीलियट जो अमेरिकन थी और गेल ओमवेट वो रिसर्च कर चुकी है, और तो और ओएम लिंच रिसर्च कर चुके हैं। बड़ी लंबी फहरिस्त है। मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं कि पकड़ लीजिए बाबा साहब अंबेडकर को, नहीं हाथ नहीं आने वाले। बाबा साहब पहुंच गए हैं अब विश्व विभूति हो करके। उनको कहूँगा अरे हम उनके माध्यम से हम बाबा साहब को समझेंगे, हमें नहीं वो समझा पाएंगे। इसलिए साथियों, ये जो मिथ्या प्रचार बाबा साहब अंबेडकर के आसपास फैलाया गया कि बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल दलितों के लिए काम कर रहे थे, आई एम सॉरी टू से दैट। हाउ कैन इंडिया बी सो मीन नॉट टू अंडरस्टैंड बाबा साहब अंबेडकर। उसका अकादमिक पक्ष, जो बच्चे बैठे हैं, बाबा साहब का अकादमिक पक्ष अलग है। वो कभी मैं पीएचडी में जब पढ़ाता हूं तो बाबा साहब का अकादमिक पक्ष अलग पढ़ाता हूं। बाबा साहब ने 10 प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया, 10 टाइप्स ऑफ सोर्सेस टू प्रोड्यूस हिज नॉलेज, और 6 प्रकार की इंसाइक्लोपीडिया थी उसके अंदर, 6 प्रकार की इंसाइक्लोपीडिया।
और पता नहीं कितनी थियोरी और पता नहीं कितने जिसे कहना चाहिए वो हो सकते हैं। वो अकादमिक पक्ष में कभी जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, जब पाएंगे आप, तब को आप लोग को बताएंगे। लेकिन अकादमिक पक्ष बाबा साहब का समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बाबा साहब अंबेडकर को विश्वविद्यालय में समझने के लिए एक नवी दृष्टि चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे बाबा साहब अंबेडकर एक एक्टिविस्ट बाबा साहब अंबेडकर है। एक्टिविज्म किया बाबा साहब अंबेडकर ने। उन्होंने 14 टैंक आंदोलन किया, उन्होंने कालाराम टेम्पल आंदोलन किया, उन्होंने जिसे कहना चाहिए सत्याग्रह किए, उन्होंने यहाँ तक कि जो है राजनीतिक दल बनाए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, उन्होंने जिसे कहना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, आरपीआई की नींव डाली। तो वो एक्टिविस्ट बाबा साहब अंबेडकर, और बाद में एक धम्म पुरोहित की तरह जिसे कहना चाहिए बाबा साहब हमारे यहाँ एक सामने आए कि ये धम्म की दीक्षा दिला रहे थे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग बाबा साहब अंबेडकर की सूट वाली जो है फोटो बहुत देखते हैं, लगाते हैं और कहते हैं बाबा साहब ने इसलिए सूट पहना कि बाबा साहब बताना चाहते थे कि हम भी सूट पहने। माफ कीजिएगा, मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूंगा, ऐसा बाबा साहब ने कहीं नहीं किया। बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ली तो क्या सूट पहन के ली थी? मैं चाहता हूं कि उस फोटो को भी लोग आगे देखें कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या पहना था। जब बाबा साहब 14 टैंक का आंदोलन कर रहे थे तो क्या सूट पहन के कर रहे थे? या बाबा साहब अंबेडकर जब माता रमाबाई को जो है अग्नि दे रहे थे तो क्या सूट पहन के दे रहे थे? उन्होंने बाकायदा कफनी पहनी हुई है, उसकी भी फोटो है। लेकिन ये बात हमारे बीच में कि सूट पहना, मैं जानबूझ करके सूट नहीं पहन के आता हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर की फोटो कब सीखी, किसी गरीब आदमी की, किसी दलित आदमी की फोटो कब खींची जाती है? जब उसका औपचारिक क्षण होता है। बाबा साहब अंबेडकर जाते थे पार्लियामेंट में तो सूट पहन के ही जाएंगे, वहां थोड़ी जिसे कहना चाहिए लुंगी धोती पहन के चले जाए। और जैसे ही बाबा साहब गए वैसे ही फोटो खींच गई। आपको याद होगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, भगत सिंह की फोटो, सबको पता है भगत सिंह की एक फोटो है, बड़ी प्रचलित है, पता है ना? कौन सी? टोपी लगाए। क्या भगत सिंह हमेशा टोपी लगाए और कोट पहने हुए थे? वो तो उस दिन खिंच गई कि वो बेवकूफ बनाना चाहते थे पुलिस वाले को। अब वो फोटो जो है तैरती रहती है और लोग कहते हैं कि भगत सिंह बेचारे चारपाई पर पहने हुए, पगड़ी बांधे हुए बैठे हुए। उसी तरह बाबा साहब अंबेडकर के जो प्राइवेट मूवमेंट होते थे, जो उनके आत्मिक क्षण होते थे, क्या उसमें कोई दलितों की, गरीबों की फोटो खींची जाती थी? जब बेचारे अपने बच्चे को खिलाए होंगे गोदी में, कहीं फोटो नहीं दिखाई पड़ी। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चे को गोदी में नहीं लिया। एक गरीब आदमी उस समय जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उस समय फोटो नहीं खिंचा सकता था। उसकी फोटो केवल और केवल फॉर्मल औपचारिक क्षणों में खींची जाती, जब वो किसी कमेटी में जाता, कमीशन में जाता, पार्लियामेंट में जाता, भाषण देने जा रहे होते, तभी फोटो खींचती थी और उसको गढ़ दिया गया कि नहीं, बाबा साहब तो सूट पहनते थे। अब आता हूं मैं, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या संविधान बनाया या बाबा साहब संविधान निर्माता हैं या नहीं है साथियों? इसके मैं 3 आंकड़े केवल देता हूं। पहला आंकड़ा, बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता क्यों हैं और क्यों कहना चाहिए? इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ही जो है चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे। क्यों थे? सबको पता है कि क्यों बनाए गए। 7 मेंबर थे, 7 में से 6 का पता नहीं था। एक मर गया था, एक अमेरिका चला गया था, एक सुदूर दक्षिण में रहता था, एक बीमार पड़ गया था। तो 7 में से 6 लोग लापता हो गए। अकेले बाबा साहब अंबेडकर ने काम किया। पहला आंकड़ा ये, 141 दिन 141 days he was working alone। जब बाबा साहब ने काम करते करते जब पूरा मसौदा बना लिया, संविधान का पूरा मसौदा बना लिया, तो उसको पब्लिक की स्क्रूटनी के लिए रखा गया। अब पब्लिक की स्क्रूटनी के लिए रखा गया तो जानते हैं पब्लिक तो पब्लिक है।
पब्लिक ने स्क्रूटनी में, मतलब उसकी पड़ताल करते हुए इधर संशोधन उधर संशोधन, इधर संशोधन उधर संशोधन करते करते 7,635 संशोधन कर दिए। बाबा साहब के मेमोरेंडम में फाइनल कॉपी जब बाबा साहब ने रखी तो 7,635 उन्होंने जो है उसमें संशोधन कर दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 7,635 अमेंडमेंट संशोधनों को पढ़ा और पढ़ने के बाद साथियों उसमें फिर ये हुआ कि 5,162 जो अमेंडमेंट आए थे उसको खारिज किया। उसको खारिज किया कि इसमें कोई मतलब नहीं है, जिसको हिंदी में कहते हैं इसको कोई झस नहीं है इसके अंदर, उसको खारिज कर दिया। और तब जाके 2,473 अमेंडमेंट को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अंगीकार किया। अब आप बताइए दिल पे हाथ रख के 7,635 अमेंडमेंट को पढ़ने वाला, 5,162 अमेंडमेंट को खारिज करने वाला, 2,473 अमेंडमेंट को अंगीकार करने वाला व्यक्ति संविधान निर्माता है या नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह है दूसरा आंकड़ा। तीसरा आंकड़ा साथियों, आप संविधान सभा की डिबेट को पढ़िएगा जरा, पार्लियामेंट छापती है उसको आप पढ़िए। मैंने क्या किया, उसको देखा और देखने के बाद मैंने यह देखा कि बाबा साहब संविधान निर्मात्री सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर दिन कितनी बार उठ करके बोलते थे। 9 से 10 बार तो वो डेली उठ करके बोलते थे, लेकिन साथियों कभी कभी अप्रत्याशित रूप में यह होता था कि बाबा साहब 26 से 27 बार उठ करके बोलते थे संविधान निर्मात्री सभा में, और कभी वो अपना मसौदा मूव करते थे, कभी अमेंडमेंट मूव करते थे, कभी जिसे कहना चाहिए उस पर टीका टिप्पणी का जवाब देते थे, और कभी वो लंबा भाषण देते थे। इस लंबे भाषण से मुझे याद आया बाबा साहब अम्बेडकर का पहला भाषण जो 9 दिसंबर जब सभा शुरू हुई तो उसके 8 या 6 दिन बाद आ गया। बाबा साहब का पहला भाषण संविधान सभा में 3,700 शब्द का था। दूसरा, जब उन्होंने दूसरी बार इंटरवीन किया, जब मसौदा रखा गया तो 3,400 का था, और जब उन्होंने फाइनल कॉपी 26 नवंबर 1949 को, जब उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद जब कॉपी, फाइनल कॉपी पहुंची, दी राजेंद्र प्रसाद उस समय के राष्ट्रपति महोदय को, उस समय का भाषण है 8,500 वर्ड का। और मैंने ये गूगल वर्ड काउंट से नहीं गिना है साथियों। डोंट थिंक दैट आई हैव काउंटेड फ्रॉम गूगल काउंट, आई हैव काउंटेड विद माई पेन। हाथ से मैंने गिन करके तब लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, ये आंकड़े बोलते हैं। तो इसलिए साथियों ये सोचिए कि बाबा साहब अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको छोटा करके, संकुचित करके नहीं देखना चाहिए। अब मैं आखिरी बात करता हूं कि बाबा साहब राष्ट्र निर्माता कैसे हैं। यह बात हमें समझनी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर का राष्ट्र निर्माण का पहला पड़ाव अगर आप देखना चाहें तो उसको हम संविधान मान सकते हैं। Constitution is the first step towards the nation building, and that is the where when he was talking about nation as a whole, पूरे राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा अपने जो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया उसमें राष्ट्र की परिभाषा दी पहली बार। थोड़ा क्लिष्ट है ये, थोड़ा देर अगर चाहें तो आप, मैं बोलूं, नहीं तो हाँ थोड़ी देर। मास्टर लोग पता है 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है इनकी बोलने की, उसके पहले बात पचती नहीं है उसमें। तो
बाबा साहब अंबेडकर ने उसमें राष्ट्र की परिभाषा दी। व्हाट इज ए नेशन? ही सेड नेशन इज अ फिलॉसफी। यूजुअली एक दर्शन है, इट इज अ फिलॉसफी, बट इफ वी गो बाय सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, इट इज कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स। राष्ट्र एक दर्शन है, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह राष्ट्र बहुत सारे समूहों का जमावड़ा है। और राष्ट्र तभी निर्मित होता है जब सभी समूहों को, इसके अंदर सभी समूहों को उनके अधिकार सुनिश्चित हो जाएं। बिना अधिकार सुनिश्चित, और स्व प्रतिनिधित्व की बात करी, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की बात करी, जो यहां पर रिजर्वेशन कहा जाता है वो नहीं, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन है वो। बाबा साहब अंबेडकर ने सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की बात करी, तभी राष्ट्र निर्माण हो सकता है। और उन्होंने उद्धृत किया जो उस समय वो बोलते थे नेशनल पोएट ऑफ बंगाल, Rabindranath Tagore also thinks India is not a nation, it is nation in the making. भारत एक राष्ट्र नहीं है, यह राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। आप सोच लीजिए। और कैसे बनेगा यह राष्ट्र? मुकम्मल तब होगा जब इस समाज में रह रहे सभी समूहों को इनके जो अधिकार सुनिश्चित हो जाएंगे। और इसलिए साथियों, उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा अपने संविधान में सभी समाजों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम किया। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं केवल एक समूह के बारे में बात करना चाहता हूं, वो है महिलाएं। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में महिलाओं के लिए, और ये आज की बात नहीं थी कि बाबा साहब अंबेडकर महिलाओं के बारे में संविधान में सोचने की बात कर रहे थे, नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत पहले भारतीय महिलाओं पर अध्ययन किया, और यहाँ तक कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो अध्ययन किया साथियों, अथर्ववेद से शुरू किया। अथर्ववेद में महिलाओं के क्या अधिकार थे, ऋग्वेद में उनके क्या अधिकार थे, अष्टाध्यायी, पाणिनि, पातंजलि और बहुधायन, इन सभी पुस्तकों के अंदर महिलाओं के क्या अधिकार थे। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें भी बाबा साहब अंबेडकर ने अध्ययन करके कहा। ये नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर सुपरफ्लुअसली काम कर रहे थे, उनका गहरा अध्ययन देखिए। एक तरफ उन्होंने बहुधायन गृहसूत्र की बात भी करी और दूसरी तरफ याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करी। और एक संघर्ष उन्होंने, बाबा साहब ने दिखाया कि देखो महिलाओं की स्थिति कितनी तगड़ी थी। ये बात उन्होंने सुलभा और जनक के डायलॉग से की। एक महिला थी सुलभा, और एक जो है जनक को सभी जानते हैं, उसके बीच डायलॉग हो रहा है। और जनक कह रहे नहीं, मैं आपसे डायलॉग नहीं करना चाहता। तो सुलभा ने कहा क्यों नहीं? तो बोले तुम तो महिला हो। तो बाबा साहब लिखते हैं कि उस महिला का, सुलभा का जवाब था जनक को कि हम उस सभ्यता के रहने वाले हैं जिसके अंदर जो सोल होता है उसका कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, आत्मा आत्मा होती है, इसलिए आपको हमसे डायलॉग करना पड़ेगा। ये जिसे कहना चाहिए बल था। और फिर बाबा साहब अंबेडकर मनुस्मृति, वर्णशंकर थ्योरी और पितृ सावर्ण, मातृ सावर्ण सबका एनालिसिस करते हुए आते हैं और कहते हैं किस प्रकार शनय शनय धीरे धीरे भारतीय महिलाओं की जो स्थिति है वो बदतर हुई। और इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही, जब वो वाइसरॉयज काउंसिल की बैठक में थे, तब उनकी काउंसिल में थे, उस समय उन्होंने बाकायदा मैटरनिटी लीव का सुझाव दिया था। और मैटरनिटी लीव उनके लिए जिसे कहना चाहिए मेडिकल वो नहीं थी, इट वॉज नॉट ए मेडिकल लीव। उन्होंने कहा नहीं, ये मॉरल लीव है। मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन इज ए मॉरल लीव। नैतिकता का प्रश्न है। क्या नैतिकता? क्योंकि महिला हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को जन्म दे रही है, इसलिए देश को कृतज्ञ होना चाहिए कि वो इस बात को कर रही है, इसलिए उसके ऊपर नतमस्तक होकर के उसको मैटरनिटी लीव देना चाहिए। साथियों, ये नहीं था
मैटरनिटी लीव इज नॉट ए मेडिकल लीव फॉर हिम, इट इज ए मॉरल लीव। इसलिए जिसे कहना चाहिए बाबा साहब ने वहां से शुरू किया। फिर उन्होंने देवदासियों के लिए आंदोलन किए और उसको छुड़ाया, और उसके बाद फिर 7 प्रकार के राइट्स बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सुनिश्चित किए, जिसे हिंदू कोड बिल में भी रखा। लेकिन वो 7 क्या थे राइट्स? आई थिंक बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग बाबा साहब द्वारा किए गए महिलाओं के राइट्स की बात नहीं करते, वो नहीं बताते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहला राइट जो एक पत्नी विवाह, मोनोगेमी, वो बाबा साहब की सोच है। पहले बहुपत्नी विवाह हुआ करता था, बाद में जिसे कहना चाहिए बाबा साहब ने मोनोगेमी को इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, बाबा साहब ने हिंदू मैरिज बिल को ला करके मैरिज को, विवाह को अनुष्ठान बनाया। पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। पहले विवाह अनुष्ठान था, 7 जन्मों का संबंध, मेरा पति मेरा देवता है, मारे या कुछ करे लेकिन मेरा पति मेरा देवता। बाबा साहब ने कहा ये नहीं चलेगा, women should have the right to take leave. If his man is cruel then he should leave. और उन्होंने उसको बाकायदा कहा कि नो, मैरिज विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी डन अवे विद। थर्ड, डाउरी एक्ट, जो कि दहेज प्रथा के खिलाफ कानून आया, ये बाबा साहब ने सोचा था। इसके बाद सिविल मैरिज, अंतर जातीय विवाह, ये बाबा साहब ने सोचते। उसके बाद यहां तक कि गोद लेने में कंसेंट ऑफ द वुमेन, महिला का, पत्नी का जो कंसेंट है उसकी हामी जरूरी होनी चाहिए, ये भी बाबा साहब ने रखा। और उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यहां तक कि प्रॉपर्टी राइट, बाबा साहब अंबेडकर ने प्रॉपर्टी राइट फॉर द वुमेन, महिला, बेटी और पत्नी दोनों को पति की और पिता की जो संपत्ति है उसमें अधिकार, ये बाबा साहब की सोच थी। हो सकता है उस समय नहीं पारित हुआ, लेकिन बाद में पारित हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब अंबेडकर ये जो अधिकार थे वो दलित महिलाओं के लिए नहीं सुरक्षित कर रहे थे, ये भारत की सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित कर रहे थे साथियों। लेकिन अफसोस महिला आंदोलन इस बात की बात नहीं करता है। तो कम से कम जो महिलाएं जानती हैं उनको अधिकार के लिए बाबा साहब का कम से कम जो है शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए। अब आप बताइए, एक तरफ एक व्यक्ति महिलाओं के लिए सोचे, दूसरी तरफ दलितों के लिए सोचे, अकलतियों के सोचे और सब समाज के लिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोग, हम लोग, ये कोई और नारा नहीं देता, वी पीपल ऑफ इंडिया। अगर प्रेम्बल पढ़ेंगे ठीक से, हम लोग की बात हो रही है, ये लोग यहां जो बैठे हुए हैं। इसलिए साथियों मैं कहता हूं कि अगर बाबा साहब अंबेडकर ने लोगों के लिए सोचा, दलितों के लिए सोचा, पिछड़ों के लिए सोचा, आपको पता है रिजाइन जब कर रहे थे तो महिलाओं के लिए सोचा, तो बाबा साहब राष्ट्र निर्माता हुए या नहीं हुए, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। अब बाबा साहब अंबेडकर से हम सीख लेकर के क्या जा रहे हैं, इसके लिए मैं छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात खत्म करता हूँ। एक जंगल में, ये पंचतंत्र की कहानी है, सभी ने सुनी होगी। एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बहुत बड़ी आग, और दूर जो है, दूर डाल पर, दूर ऊंचे पेड़ पर एक कौवा और एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ची ची करती थी, कौवा काँव काँव करता था, आग देख रहा था, ची ची काँव काँव, ची ची काँव काँव। तो फिर चिड़िया ने कहा कि कुछ करा जाए। तो कौवे ने कहा, अरे पागल है, इतनी बड़ी आग लगी है, तू बताए क्या करेगी यहाँ पर। तो चिड़िया बोली कि चलो हम लोग चोंच में पानी लाते हैं और चोंच में पानी ला करके इस आग को बुझाते हैं। कौवा और कस के काँव काँव करने लगा, अरे पागल है, तेरी चोंच कितनी छोटी है और ये आग कितनी बड़ी है, ये आग कहाँ बुझेगी। तो फिर चिड़िया ने सीरियसली, बहुत सीरियसली होकर कहा, मैं ये आग चाहे कितनी बड़ी हो,
और मेरी चोंच चाहे जितनी छोटी हो, लेकिन जिस दिन इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। तो साथियों, मैं तो यहाँ बहुत सारी चिड़िया देख रहा हूँ, और अगर सबने पानी अपनी चोंच में भर लिया तो ये आग बुझेगी जरूर, और बाबा साहब फिर से एक बार जो है बोलेंगे जय भीम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।